नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना, फरीदा जलाल और सुपर डुपर हिट फिल्म आराधना की। आराधना को रिलीज हुए तकरीबन 55 साल हो चुके हैं और अब चूंकि राजेश खन्ना इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राजेश खन्ना को सुपरस्टार होने का जो तमगा है, हम सभी जानते हैं कि साल 1969 में आई फिल्म आराधना से मिला है। उससे पहले भी राजेश खन्ना ने कई फिल्में की थी, जिसमें आखिरी खत थी, औरत थी, लेकिन राजेश खन्ना को वो मुकाम या वो स्पेस नहीं मिल पाया था जिसके वो असल में हकदार थे। और ये स्पेस, ये ओहदा, ये तमगा सुपरस्टार का उन्हें साल 1969 में आई फिल्म आराधना से मिला, जिसे शक्ति सामंता ने बनाया था। और इस फिल्म में राजेश खन्ना डबल रोल में थे और पहले हिस्से में यानी कि शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना की जोड़ी है और बाद के हिस्से में राजेश खन्ना और फरीदा जलाल की जोड़ी है। 55 साल के बाद फरीदा जलाल ने एक इंटरव्यू में फिल्म आराधना की शूटिंग, राजेश खन्ना के साथ उनकी केमिस्ट्री और आराधना की उस फिल्म के सेट पर हुई उन तमाम बातों का जिक्र एक इंटरव्यू में किया है। और आज के इस पॉडकास्ट में हम आपके लिए उसी इंटरव्यू का जो लब्बो-लुआब है वो आपके लिए लेकर आए हैं। वेटरन एक्ट्रेस फरीदा जलाल और दिवंगत एक्टर राजेश खन्ना ने लगभग एक ही समय में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था और दोनों एक ही टैलेंट शो के फाइनलिस्ट थे। और हाल ही में फरीदा जलाल ने एक इंटरव्यू के दौरान राजेश खन्ना के साथ साल 1969 की ब्लॉकबस्टर फिल्म आराधना में काम करने के अपने एक्सपीरियंस को याद किया। और इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने लीड रोल निभाया था, हम सभी जानते हैं, लेकिन फरीदा जलाल ने भी फिल्म में एक अहम किरदार रेनू का निभाया था। इस फिल्म से ही राजेश खन्ना को सुपरस्टार की उपाधि मिली। फरीदा जलाल ने फिल्म के रिलीज होने के करीब 55 सालों के बाद यह खुलासा किया कि उन दिनों राजेश खन्ना बहुत घमंडी थे। हंसते हुए इस बात को फरीदा जलाल कहती हैं और जिसकी वजह से दोनों के बीच कुछ झगड़े भी हुए। इस इंटरव्यू में फरीदा जलाल आगे कहती हैं कि आराधना के बाद ही दरअसल राजेश खन्ना द राजेश खन्ना बन गए और शूटिंग के दौरान मैंने उनके ऊपर उतना ध्यान तब नहीं दिया था, क्योंकि उनकी कुछ एक फिल्में आई थी, लेकिन वो सुपरस्टार नहीं बने थे। वो मेरे लिए एक उसी को एक्टर की तरह थे जैसे बाकी लोग थे। और लेकिन राजेश खन्ना में तेवर तब भी था, फरीदा कहती हैं, और इस बात से वो मुझसे नाराज भी हो गए। मैं अपनी ही दुनिया में चूंकि रहती थी, लेकिन वो वास्तव में बहुत अच्छे एक्टर थे। फरीदा जलाल बताती हैं कि जब भी मैं अपने शूटिंग सेट पर जब होती और हमारा कोई सीन होता, तो उससे पहले चूंकि मेरी रिहर्सल की बहुत आदत थी, तो मैं काका से कहती रिहर्सल के लिए, और वो कहते थे कि इतना रिहर्सल। और उस समय चूंकि मैं काफ़ी नई थी और मैंने कहा कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, मुझे 10 बार भी रिहर्सल करना होगा तो मैं करूँगी। और इस पर लगातार हमारा झगड़ा होता रहता। लेकिन ये बात थी कि काका जब भी सीन उनका होता और सेट पर होते तो बिना रिहर्सल के भी उनमें गजब की काबिलियत थी कि सीन एकदम पहले ही शॉट में ओके हो जाता था, लेकिन मैं तो 10-10 बार तक रिहर्सल किया करती थी और इस पर हमारा झगड़ा भी होता। एक बार ऐसे ही हुआ कि एक सीन हमारा शूट होना था जब हम शर्मिला जी से मिलने जाते हैं, और उस सीन कि जिस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया था, मुझे कई रिहर्सल उसमें करने पड़ रहे थे और सीन ये हो नहीं रहा था। मैंने काका से भी कहा कि इस सीन की हम थोड़ा रिहर्सल करते हैं, तो इस बात पर वो थोड़े खफा हो गए और फिर मैं नाराज़ हो गई और हमारा इस पर एक तरीके से वाद विवाद हो गया। और इसी बीच शर्मिला टैगोर आई, उन्होंने मेरा बचाव किया और उन्होंने कहा कि अगर फरीदा को ऐसा लगता है तो रिहर्सल कर लेनी चाहिए। फरीदा जलाल ने राजेश खन्ना के स्टारडम पर भी बात की, जो काका का सुपर स्टारडम था और जिस तरीके से लड़कियां उन पर फिदा थीं, मर मिटती थीं, खून से खत लिखना और तमाम चीज़ें जो बात के दिनों में हुई, उस पर फरीदा जलाल कहती हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं देखती थी कि लोग
कैसे उनके लिए पागल हैं। लड़कियां उनके पैरों में गिर रही हैं, वो सब उनसे अपनी बाहों में और चेहरे पर ऑटोग्राफ ले रही हैं। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। फरीदा कहती है कि मुझे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता था। वो घमंड से मेरी तरफ देखते और कहते, देखा, वाकई राजेश खन्ना जैसा जो स्टारडम था वो न तो पहले कभी देखा गया था और न बाद में कभी देखा गया। फरीदा जलाल हाल ही में संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी में नजर आई हैं और इस सीरीज में उन्होंने कुदसिया बेगम का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। और चूंकि जब बात आराधना की हो रही है तो चूंकि वो कहानी, वो उसके गाने, सब कुछ आज 55 साल बाद भी कहीं ना कहीं हमें उस फिल्म से बांधे रखते हैं। और आज भी जब ये फिल्म आप देखेंगे तो इस फिल्म में जो गाने थे वो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे अपने समय से आगे के गाने थे। जैसे रूप तेरा मस्ताना, ये एक गाना है, या फिर जो मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो इस गाने की तो शूटिंग ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि ये दोनों हिस्से अलग अलग शूट किए गए, यानी कि शर्मिला टैगोर का पार्ट अलग शूट किया गया, राजेश खन्ना का पार्ट अलग शूट किया गया है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि फिल्म वर्तमान से शुरू होती है और वर्तमान में जब जज हत्या की आरोपी वंदना यानी कि शर्मिला टैगोर को आजीवन कारावास का फैसला सुनाते हैं और उसे जेल भेज दिया जाता है। और जेल में वो अपनी खिड़की पर लगी सलाखों की ओर देखती है और उसे पुरानी बातें वहां पर ताज़ा हो जाती हैं। और फिल्म इस तरीके से अतीत में चली जाती है जब एयरफोर्स का पायलट अरुण वर्मा यानी कि राजेश खन्ना अपने दोस्त मदन वर्मा यानी कि सुजीत कुमार की तबीयत की जांच करवाने के लिए वंदना के पिता डॉक्टर गोपाल त्रिपाठी यानी कि जिसकी भूमिका में पहाड़ी सान्याल हैं, उनको लेने उनके घर आता है। तो गलती से वंदना उस पर बाल्टी का पानी फेंक देती है और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के लिए इतने उत्सुक हैं कि किसी को बिना बताए मंदिर में शादी ब्याह चाहते हैं और शादी संपन्न कर लेते हैं। लेकिन इस बीच एक हवाई जहाज दुर्घटना में अरुण की मृत्यु हो जाती है और वो किसी को भी अपनी विवाह की सूचना नहीं दे पाते। वंदना मां बनने वाली है और ये खबर सुनकर उसके पिता का जल्दी ही देहांत हो जाता है। बच्चा पैदा होने पर उसे मजबूरन एक अनाथ आश्रम के हवाले करना पड़ता है, लेकिन अगले दिन जब वो अपना बच्चा वापस गोद लेने जाती है तो पाती है कि सक्सेना दंपत्ति ने उस बच्चे को गोद ले लिया है। और जब वो राम प्रसाद सक्सेना यानी कि जिसकी भूमिका में अभी भट्टाचार्य हैं को ये सारा सच बताती है तो वो उससे कहते हैं कि बेहतरी इसी में है कि वो अपने बच्चे की आया बनकर उनके घर में रहे। अब वंदना के हालात ऐसे होते हैं कि वो स्वीकार कर लेती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और एक दिन जब वंदना घर में अकेली होती है तो सक्सेना का साला श्याम उसे अपने वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका लड़का सूरज आकर श्याम का खून कर देता है। वंदना सूरज को वहां से जाने को कहती है और सारा इल्जाम अपने सिर ले लेती है। फिल्म फिर से वर्तमान में पहुंचती है, लेकिन अब 12 साल गुजर चुके हैं। अच्छे चाल चलन की वजह से वंदना की 2 साल पहले ही रिहाई हो जाती है, लेकिन उसके पास कहीं जाने का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि राम प्रसाद सक्सेना का भी देहांत हो चुका है और उसकी पत्नी और सूरज का पता उसे जेल के जेलर मदनपुरी नहीं लगा पाते। जेलर अगले दिन सेवानिवृत्त रिटायर हो रहे हैं और उसे अपनी बहन बनाकर वो अपने घर ले आते हैं। वहां पहले से ही जेलर की बेटी रेनू यानी जिसके किरदार में फरीदा जलाल हैं, जिसका जिक्र उन्होंने शूटिंग के किस्से सुनाए। सूरज प्रसाद सक्सेना यानी कि राजेश खन्ना का जो डबल रोल है, जो कि एयरफोर्स में पायलट है, उसके प्यार में रेनू डूबी हुई है और जल्दी ही दोनों की शादी भी तय हो जाती है और राम प्रसाद सक्सेना की पत्नी वंदना को पहचान भी लेती हैं, लेकिन वंदना के अनुरोध करने पर किसी से उसका राज न बताने का वचन देती हैं। और तभी जंग छिड़ जाती है और सूरज जंग में घायल हो जाता है। जब वंदना उसे देखने अस्पताल जाती है तो उसकी मुलाकात मदन वर्मा से होती है। सूरज को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाना होता है और जब वो समारोह के लिए रेनू को ले जाने के लिए उसके घर जाता है तो रेनू उसके ऊपर पानी फेंक देती है। जब वंदना सूरज के कपड़ों में इस्त्री कर उसको सुखाने जाती है तो सूरज को अचानक वंदना के कमरे में पड़ी किताब से पुरानी तस्वीरें मिलती हैं, जिसमें वंदना और अरुण के विवाह और वंदना और बचपन के सूरज की तस्वीरें भी होती हैं। सूरज वंदना को भी अपने साथ समारोह में ले जाता है और वहां कहता है कि वो पदक
वंदना के हाथ से ही पहनेगा। और इस तरीके से माँ बेटे मिल जाते हैं और यहाँ पर ये फिल्म अंत होती है। आराधना कई मायनों में लीक से हटकर फिल्म थी। ये फिल्म उस बोल्डनेस की परिचायक बनी जो उस दौर में सोचा भी नहीं जा सकता था। मसलन बिना समाज की जानकारी के शादी किए बच्चे को जन्म देना जैसा बोल्ड सीन, और फिल्म उसे जायज ठहराती है। यह अपने आप में एक बोल्ड सब्जेक्ट था जिसे शक्ति सामंता ने छुआ, फिल्म बनाई। फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इसके गाने, इसकी कहानी, इसका म्यूजिक, सब कुछ आज 55 साल बाद भी याद किया जाता है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।